आदिवासियों पर मुझे लगता नहीं केवल वोट के लिए यूज होते हैं, उनके लिए कुछ किया जाता नहीं है। इंडस्ट्री वालों से पूछो, उनके आंसू आते हैं, मुंह पे झापड़ मार मार के रह रहे हो। पर आज इलेक्शन आ रहा है सिर के ऊपर, आज इलेक्शन में तुम लोगों को जो इलेक्शन को सत्यानाश कर रहे हो, तो इसमें आपका मैसेज क्या जा रहा है? आज एक बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा, सिंधे साहब जो काम कर रहे हैं ना, वो एक क्लास काम है, पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कौन नहीं दे रहा सपोर्ट? अब मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई एनालाइजर थोड़ी नहीं, लेकिन आपको अगर ये पता है मतलब जिसके साथ में सत्ता में वो सपोर्ट नहीं कर रही बीजेपी, आपका कहना है? मैं बता रहा हूँ उनका क्या है। हमें कोई खाने को नहीं देगा, बीजेपी आए, शिवसेना आए, कोई आए, हमको खाने को नहीं देता है। हमें अपना काम सुबह उठ के काम करना है, रात को अपने घर जाना है। एक गाँव तो बता दो मुझे। लेकिन आदिवासी समाज की जो बदहाली है, बराबर है, तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताता हूँ क्यों आदिवासी समाज पीछे है। आदिवासी समाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को एजुकेट नहीं करते लोग। सरकार तो बहुत सारे स्कूलें चला रही है, आश्रम स्कूल चला रही है, मुफ्त में शिक्षा दे रही है। सर वो 8वीं क्लास पढ़ते हैं, 8 तक उनका स्कूल है सारे। यहाँ तक उन्हें विदेश में भी पढ़ना है, हर चीज उसके लिए भी फंड कर देती है। और कितने आदमी विदेश गए, जरा निकालो ना आप। विदेश फंड तो गए, पर निकालो कितने आदमी फंड गए, वो तो देखो, कितने आदमी को फंड दिया वो तो दिखाओ। और इस चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं और कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? भाई साहब चुनाव तो है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? चुनाव तो नाम के लिए है। चुनाव के ऊपर तो पैसा करना, बर्बाद करना ही बेकार है लोगों का। इतना पैसा तो किसी हॉस्पिटल में लगाएं, इंस्टीट्यूट में लगाएं, कहीं और लगाएं। मैं अभी आपको लेके देता हूँ, बीजेपी आएगी। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। यह है केशव भूमि का पॉलिटिकल इंटरव्यू का सीरीज, जिसका नाम है वतन, जिसमें सत्ताधीशों और सत्ता के दावेदारों के लिए जनता से पूछे जाते हैं सीधे सवाल। आज इस सीरीज में हमारे साथ नए मेहमान हैं, जिनका नाम है महेंद्र सिंह जी। ऐसे तो एक उद्योगपति हैं और बड़े समाज सेवक हैं और आदर्श प्रतिष्ठान के वो एक अध्यक्ष भी हैं। और यह संस्था जो है पिछले कई सालों से जो है आदिवासी समाज के लिए काम करते हुए आ रही है। आज हम उनसे बात करेंगे, देश में जो राजनीति चल रही है उसे लेकर आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं और इस राजनीति को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले हमारे साथ ये महेंद्र जी हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, आप पहले अपना परिचय उन्हें दीजिए। नमस्कार, देखिए मैं महेंद्र सिंह, तारापुर में मेरी इंडस्ट्री है और मैं एक संस्था चलाता हूँ, और उसमें जिसमें आदिवासी बच्चे, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, इन सब लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ अपने संस्था के थ्रू करते हैं, इंडस्ट्री के थ्रू करते हैं। प्लस तारापुर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में भी मैं काफ़ी दिन रहा हूँ और काफ़ी हम लोगों ने उसमें काम किया है। इसमें मैं इतना ही कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप यहाँ आए हैं। आप पूछिए, आपको क्या पूछना? सर, सबसे पहले मैं पूछूंगा, आप एक आदर्श प्रतिष्ठान संस्था के अध्यक्ष हैं, तो संस्था किस तरह काम करती है, तो इस बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। और कितने सालों से काम करती है और अभी तक आपकी संस्था ने कितने लोगों की मदद की है, तो क्या कहेंगे इसे लेकर? ये संस्था करीब 8 साल से कंटिन्यू काम कर रही है। ये हमारे दिमाग में क्या हुआ था, जब ये एक दिन हम लोग राउंड लेने के लिए गए थे, तो ये देखा कि जो भट्टे हैं, जो ईंट के भट्टे होते हैं, वो ईंट के भट्टों में गरीब लोग, आदिवासी लोग काम करते हैं। और वो जो करीब काम करते हैं, तो वो जब घर में आते हैं मई में, क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है, मई में उनको छुट्टी मिलती है, वो जब घर पे आते हैं तो वो जो सेठ है उससे कर्जा लेके आते हैं। अब कर्जा लेके आते हैं और उसमें शादी करते हैं। शादी करते हैं तो वो कर्जा उनसे ज़िंदगी भर पड़ता नहीं है। तो हमारे जो सचिव हैं जगदीश ढोड़ी साहब, उनके साथ मिलके हमने एक प्रोग्राम रखा, क्यों आदिवासियों के वो रजिस्टर भी हैं 5 की तारीख में, और आदिवासियों के लिए काफ़ी काम भी करते हैं वो। उनके साथ मिलके मैंने एक सोचा कि यार क्यों ना हम इन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। और उसमें हमने उनकी शादी जो है, जो उनका जो मेजर खर्चा शादी में होता था, डिसाइड किया कि वो शादी हम लोग अपने कलेक्शन करके कैसे भी करके उस संस्था के थ्रू करवाते हैं। तभी से हम लोग आज तक 6,500 बच्चों की करीब शादी बच्चों की करा चुके हैं। बाकी हर साल उनको कंबल बांटना, उनको एजुकेशन के लिए बुके बांटना, उनको बरसात में सैंडल बांटना, ये सब जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जितनी हमारी औकात है, हम लोग जितना भी कर सकते हैं वो हम लोग उनके लिए करते हैं। सर, देखा जाए कि आप जैसे लाखों लोग हैं देश में,
जो आम गरीब आदिवासी हो या आम गरीब जनता हो, उसके लिए इस तरह की संस्थाएं बनाकर अगर देखा जाए तो काम करती है। लेकिन जो देश के नेता हैं वो किसी भी पक्ष के हों, वो बार बार गरीबी देश से मिटाने की बात करते हैं, गरीबों को वो अमीर बनाने की बात करते हैं या उन्हें न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं फेल हो जाते हैं, और जिसके कारण आप जैसे लोग को ये संस्था बनाकर गरीबों की मदद करनी पड़ती है। तो क्या कहेंगे सर? तो इसमें आप देखिए, आपकी बहुत सोचिए, पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है आदिवासी समाजों के लिए है, और ये सीट भी मिनिस्टर के लिए, आदिवासी मिनिस्टर के लिए बुक है। अब आप ये स्टडी करिए कि आदिवासी जब से ये पालघर डिस्ट्रिक्ट बना है, मैं सोचता कितने मिनिस्टर आज यहाँ आए होंगे। उनसे किसी ने पूछा कि आज तक आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? उसकी संस्था एक अलग है। मैं आपको बहुत सरप्राइज बात बताता हूँ कि इनकी एक ऑफिस है धानू में, जो जितना मेरी नॉलेज है उतना बता हो सकता है, थोड़ी मेरी नॉलेज कम होगी। धानू में ऑफिस है, उनसे हम लोगों ने कई बार पूछा कि आपके जो प्रोजेक्ट है वो कितने हैं, कैसे हैं और कैसे काम करते हैं आरटीआई में। तो पता लगा उनके पास जो सरप्लस पैसा, वो अपने जो पैसा उनको मिलता है, जो गवर्नमेंट उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, वही वो नहीं खर्च कर पाते हैं। और होता क्या है कि आप नेताओं को, जो भी नेता खड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सब नेताओं का नाम तो नहीं जानता हूँ, कोई भी नेता आप देख लीजिए वो कैसा था इलेक्शन से पहले और उसके इलेक्शन के बाद कैसा बना। नेता सुधर गए, उनकी हालत सुधर गई, उनके बच्चों की हालत सुधर गई, पर आदिवासियों की हालत नहीं सुधरी। ये किसी ने कभी स्टडी किया इसके बारे में? आज भी हम लोग कभी जाते, अभी कुछ दिन पहले मैंने करीब 1 महीने पहले कंबल बांटने के लिए गया था। आप देखिए, मैं आपको अगर फोटो चाहिए तो मैं आपको फोटो भेजूंगा। इतनी बुरी हालत है, उन बेचारे को रात को सोने के लिए कंबल तक नहीं है, रात को उनको बिछाने के लिए बोछौना नहीं है। अब इतने साल होने के बाद में भी, और आदिवासी सेक्टर होने के बाद, आदिवासी मिनिस्टर होने के बाद, आदिवासियों पर मुझे लगता नहीं केवल वोट के लिए यूज होते हैं, उनके लिए कुछ किया जाता नहीं है। और शर्म की बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी देखिए, आदिवासी, कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी आपने, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया किसी ने। ये पॉलिटिकल में नहीं कह रहा हूँ, बट एक सोचने वाली बात है। आज मेरे समाज में मेरे भाई के ऊपर कोई आदमी पेशाब करेगा तो मैं क्या सोचूंगा? वो न्यूज़ में, उसके बाद में वो न्यूज़ आई, कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गई। किसी आदिवासी मिनिस्टर ने इसको इतना सीरियस क्यों नहीं लिया? क्या वो वोटिंग के लिए राइट रह गया? वो क्या वोटिंग के लिए ले जाते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। ये जो आज ये बोलते हैं हम आदिवासी के लिए काम करते हैं, हमको रोना आया उस दिन की, उस दिन देखो ये बात होगी। आप अभी कल परसों, 1 हफ्ते बाद या 2-3 दिन पहले की बात है, अभी वो आदिवासी के मिनिस्टर को उठाया, अंदर कर दिया। मैं ये नहीं कहता उसको बचाना चाहिए, बट अगर उसने कोई गलत काम किया है, उसने कुछ गलत किया है, तो आज एक दिन में किया क्या उसने? 8 साल 10 साल पहले का पुराने का केस है ना, उससे पहले उठा के कर देते तो दूसरा मिनिस्टर आता। तो एटलीस्ट आदिवासियों को अगर आप सोचते हो गलत काम कर रहा है तो उस पर गवर्नमेंट की एक्शन लेनी चाहिए थी ना। लेकिन आप शायद झारखंड के सोरेन की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए आज जो ईडी ने कार्रवाई किया तो आप उसे गलत मानते हैं? देखिए, मैं ईडी को ना गलत मानता हूँ ना सही मानता हूँ, क्योंकि वो राइट केवल कोर्ट के पास है, मेरे पास नहीं है। बट इतना मैं जरूर जानता हूँ कि मेरे घर में शादी है, मेरे घर में शादी है, तो अगर मेरा पड़ोसी से कुछ दुश्मनाई है तो उसी दिन मेरे को ऊपर केस कर रहा है उसको। वो 10 दिन पहले करे, साल भर पहले करे, मेरी शादी क्यों बिगाड़ रहा है? पर आज इलेक्शन आ रहा है सिर के ऊपर, आज इलेक्शन में तुम लोगों को जो इलेक्शन को सत्यानाश कर रहे हो, तो इसमें आपका मैसेज क्या जा रहा है? हो सकता है वो गलत है, उसे उसकी जवाबदारी तो हम नहीं ले सकते, ना बात कर सकते। आज आप ये सोचो कि अगर वो गलत है या उसके साथ गलत काम हुआ है, उसने गलत किया है, तो अब इतना दिन वेट क्यों किया आपने? आप तो 10 साल से सरकार चला रहे हो ना। 10 साल से पहले उसको अंदर कर देते, या 5 साल पहले मुझे अंदर कर देते, 2 साल पहले अंदर कर देते उसको। अभी ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आज 2 महीने के अंदर वो नहीं छोड़ा नहीं जाएगा, या 2 महीने उसको दिए नहीं जा सकते? ये तो हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो 2 महीने की डेट मांग ले तो शायद मिल जाए उसको, पर नहीं मिलती है। क्यों? आजकल तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कहीं भी चले जाओ, केवल आज की तारीख में इंसान का बोलना ही गलत हो गया है। आज हम लोग सब डरे हुए हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आज वो, मैंने एक सुना था, एक पत्रकार आप जैसे, उन्होंने किसी दाल में पानी था वो गिरा, दिखा दिया, वो बेचारा जेल चला गया। तो पता है, मतलब हम सच्ची बात बोल नहीं सकते। मेरे को तो आपको इंटरव्यू देने में भी डर लग रहा है, कल को आप इंटरव्यू में छाप दोगे तो पता लगा, कल मेरे को बोले आ जा बेटा तू भी अंदर चल। खैर, हम तो 75 ईयर के अंदर रखेंगे तो खाना वही देंगे, मर गए तो उनको क्रियाक्रम करना पड़ेगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भगवान ने जो भी हम देश की सेवा कर रहे हैं कहते मैं फौजी आदमी भी हूँ, ये आपको बता दूँ। मैंने नेवी से रिटायर हूँ और रिटायर होने के नाते मैं पॉलिटिक्स को मानता ही नहीं हूँ, पॉलिटिक्स को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने बुरे दिन देखे हैं। आप अगर ये देखेंगे कि 65 में मैं नेवी में भर्ती हुआ था, 65 में देश की क्या हालत थी और 2014 में क्या हालत थी, हमारे पे सब था। वो ऐसा कौन सा भी 2014 से अब तक इतना भयंकर मिल गया हम लोगों को, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो राजनीति आजकल राजनीति नहीं रह गई है, केवल कुर्सी रह गई है। और कुर्सी ना किसी की पिताजी की रही है ज़िंदगी में, आज नहीं तो कल। कुर्सी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कब जाएगी कैसे, ज़िंदगी का भरोसा नहीं तो कुर्सी का क्या भरोसा है। मैं तो ये चाहता हूँ हुएवर हमारे जो अब उनको अन्नदाता बोलो, देश के महाराजा बोलो, राणा जो भी बोलो, आप उनसे एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देश चलाओ। अच्छा, मुझे अब देश चलाने की बात करते हैं। अभी आपने कहा कि आदिवासी समाज जो है काफ़ी गरीब है। आज आदिवासी समाज के नेता ही उनके जो है उत्थान के लिए काम नहीं करते, लेकिन देखा जाए तो आदिवासी समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी नेता हैं, आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं, बराबर है। तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आता है? और अगर वो आदिवासी समाज के नेता होने के बाद भी अगर वो अपने समाज के लिए काम नहीं करते हैं और ऐसे जो भ्रष्ट नेता है अगर उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है तो ईडी के ऊपर या सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं और क्या करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं वो इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को गलत या सही कह सकूं। बट ये बात है कि अगर ईडी को लगता है कि ये आदमी गलत है तो एक दिन में तो गलत नहीं हुआ ना। एक दिन में गलत हो गया, एक दिन में गाड़ी आ गई, एक दिन में बंगला आ गया, एक दिन तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसको टाइम लगा होगा, 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल। तो आप उसकी हिस्ट्री निकालो, ये इतने में पैसा कहाँ से आया। और इलेक्शन जो आ रहा है इसमें अगर आपके पास पहले बहुत टाइम था ना, क्यों नहीं आपने किया। अभी आपकी बात कर रहे हो, कर्ज की बात होती है। अजीत पवार जी का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट था उनका, मेरे को कहना नहीं चाहिए पर स्टिल मैं आप इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि दुख तो होता है। मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस, बराबर है, ये स्टेटमेंट था उनका। और अगले दिन अजीत पवार जी बीजेपी में ज्वाइन हो गए, तो टॉलरेंस खत्म। इससे क्या हो रहा है, आज इनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ। इंदिरा गांधी जी ने जो गलती की थी उनकी सजा आज कांग्रेस भोग रही है। कांग्रेस भोग रही है बिकॉज इंदिरा गांधी की कुछ गलतियां होगी, उसकी वजह से भोग रही होगी। और जब तुम कर रहे हो ना, ये पूरा देश भोगेगा, ये सोच के चलो आप। अच्छा, मुझे बताइए कि जो देश में भी राजनीति चल रही है, या कुछ लोग बोलते हैं ईडी का राज चल रहा है, कोई बोलता है तानाशाही सरकार चल रही है, लेकिन अभी कुछ चंद दिनों में कभी भी लोकसभा चुनाव की जो तारीख की वो घोषणा हो सकती है, बराबर है, होने वाला है। और इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं और कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? भाई साहब, चुनाव तो है ही नहीं, क्या बात कर रहे हो आप। चुनाव तो नाम के लिए है। चुनाव के ऊपर तो पैसा करना, बर्बाद करना ही बेकार है इन लोगों का। इतना पैसा तो किसी हॉस्पिटल में लगाएं, इंस्टीट्यूट में लगाएं, कहीं और लगाएं। मैं अभी आपको लेके देता हूँ, बीजेपी आएगी। रीजन क्या है? अब अभी मैं बोलूँगा तो बोलेगा यार ऐसा बोलते हैं आप लोग, इंडस्ट्री वाले भी ओके। सबको पता है क्यों, क्या, कैसे। किसान दुखी है, वर्कर दुखी है, पत्रकार दुखी है, जो अलग है वो बात अलग है। ये बताओ सुखी कौन है? एक आदमी मुझे उसका नाम बताओ कि आदमी सुखी है, फिर भी कैसे वो जीत जाते हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान कह रहे वो ही जीते, 5 साल वो और आए हैं, बट देश को अच्छा करे। देखिए, हम ना तो हमें कोई खाने को नहीं देगा, बीजेपी आए, शिवसेना आए, कोई आए, हमको खाने को नहीं देता है। हमें अपना काम सुबह उठ के वो काम कर रहे हैं, रात को अपने घर जाना है। हम तो क्या चाहते हैं कि कम से कम हम शांति से जिए। जो नॉर्मल पब्लिक वो क्या चाहती है, वो चाहते हैं कि आप आराम से जिए, उनको किसी से मतलब नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट ने किसी को भी आज 10 रुपये नहीं दिए, उनको तो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट, हमारा पैसा का, हमारे इनकम टैक्स पैसे का वो उनको पगार मिलती है, और वो हमको एक पैसा नहीं देते हैं। आप बता दो किसी को 10 रुपये दिए हो तो। बैंक से हम लोग लेते हैं तो बैंक का कर्जा है हमारे ऊपर, बराबर है कि नहीं? कोई पॉलिसी देते हैं तो उसको पॉलिसी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो भी आपको मालूम है।
आज सब चीज़ में नहीं बोल सकता पत्रकारों को, आप लोगों के सामने, पर इंडस्ट्री चला रहे हो तो इंडस्ट्री कैसे चलती है आज आपको भी पता है। वो इंडस्ट्री वालों से पूछो, उनके आंसू आते हैं, मुंह पे झापड़ मार मार के रह रहे हो, तो कर रहे हैं। तो इसमें जब कोई आदमी खुशी नहीं है तो क्या करेंगे आप? जैसा भी आपने कहा कि देश की जनता डरी हुई है, देश की जनता के चेहरे पे खुशी नहीं है, परेशान है, आपका कहना है। लेकिन देखा जाए अभी पिछले दिनों जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई, देश में जो उत्साह देखने को मिला, जो उमंग लोगों में देखने को मिला सड़कों पे, वो तो कि मुझे लगता है किसी सरकार का या तानाशाह सरकार का या किसी ईडी का डर तो नहीं था कि जनता इतना उत्साहित थी। देखो उसमें आप एक चीज़ को देखो, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे जो भगवान है ना, समझे ना, वो आप मंदिर की तो बात छोड़ दो यार, वो तो बहुत बड़ा बहुत पैसा लगा है, सुंदर बनाया, अच्छा बनाया होगा, हम तो गए नहीं देखने। आप यहाँ रामचंद्र जी की मूर्ति लगा दो ना, यहाँ पर मेरे यहाँ फार्म हाउस में, तो 10,000 आदमी आ जाएंगे देखने के लिए रामचंद्र जी के आगे भाई। तो ये जो हमारी आस्था है ना, हम लोग खुश नहीं हैं मंदिर से किसी से, क्यों हमारे मंदिर जो बनाया गया तो उसके तोड़े भी बहुत गए ना। अगर हमारे को जीवन दिया है तो हमारे घर का मंदिर भी तोड़े गए, मस्जिद तोड़ी गई, किसी का तोड़ा गया, तो उसमें भी दुख होगा थोड़ा बहुत, बट मंदिर तो भगवान का है ना। भगवान हम लोग हिंदुस्तानी है यार, हमारे को रामचंद्र जी, हनुमान जी, या जितने भी हमारे देवता है, इनसे तो हमको खुशी मिलेगी। कौन ऐसा नालायक होगा जो बोले हमको इसमें खुशी नहीं मिल रही? पर इसको पॉलिटिकल रंग जो देना चाहिए हमको नहीं देना चाहिए। हम ये हमारे भगवान हैं, और रामचंद्र जी को हम कैसे ला सकते हैं? कभी बेटा बाप को लाया है क्या? बाप बेटे को लाता है। कभी बेटा कभी बाप को लेकर, कोई किसी आदमी ने, बेटे ने बाप को पैदा किया है क्या आज तक? अरे हम तो उसकी हिस्ट्री में बचे हैं यार। वो कहाँ रामचंद्र जी कब आए होंगे? सालों पहले। आज हम बोले हम लेके आए, अरे भाई कैसे ले आओगे तुम? ये हमारे दिल और दिमाग में रामचंद्र जी हैं। जैसे हम अपनी माँ, सुबह उठ के कोई मारेगा हमको तो क्या लगता है, ये माँ क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे दिमाग में बसा है भगवान। तो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं जय श्री राम। अब उन्होंने उसका भी पॉलिटिकल है। हमारे यहाँ यूपी में, मैं यूपी के हूँ, हमारे यहाँ बोलते हैं जय सिया राम। सिया राम क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ मियाँ बीवी को पति से ज़्यादा इज्जत मिलती है, ये हमारा धर्म है। अब उन्होंने उसको भी अलग कर दिया, जय श्री राम बोलो। बोला सीता जी गई बाहर, सीता जी को तो साथ रखो यार, कम से कम इतना तो रहम करो। सीता जी को रखने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप जय सिया राम बोलने की बजाय जय सिया राम बोलो ना। सिया राम में क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो भगवान है ना, वो भी तो माता जी है, हमारी माँ है हमारी। वो बिगड़ सिया के उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, आप ये बात करें, लेकिन देश का एक ऐसा भी तबका है जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है, वो भगवान राम के अस्तित्व को भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं। तो इसका मतलब तो नहीं 90% अगर सही है, 90% अगर भगवान मानते हैं, 10% तो हर जगह। आपकी उंगली भी बराबर नहीं है ना, हाथ का हाथ देखोगे तो आपकी उंगलियां भी आगे पीछे हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे आदमी हम जो बोले वो माने? अभी रामायण में अगर आप हर देश की पढ़ लोगे तो रामायण में भी अलग अलग लिखा है, तो इसका मतलब है वो सब गलत है? नहीं। जिसकी जो धारणा है भगवान एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर बहस करना ही गलत है। क्यों? ये हमारे दिल की और भावना की तमन्ना है, हम लोग इसको किसी उसमें नहीं लेना चाहिए। भगवान तो यार, भगवान तो दिल और दिमाग में है, उसको आप कहाँ से लाओगे? उसको कौन ला सकता है? अच्छा चलिए, अब इसके देश के साथ साथ आज हम पालघर जिले की भी बात करते हैं। हाँ। तो पालघर जिले के स्थापना हुए 2014 में जिला बना थाने से अलग होकर। हाँ। तो इन 9-10 सालों में पालघर जिले का कितना विकास हुआ? क्योंकि आप लोग एक उद्योगपति हैं, अब देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है एशिया के 1 नंबर, वर्ल्ड की पहली नंबर MIDC जो अगर तारापुर है, ऐसे बहुत सारे पालघर जिले में जो MIDC चलती है, बराबर है। तो आप लोग एक उद्योगपति हैं, लेकिन इन सालों में आपके नज़रिए में पालघर का कितना विकास हुआ है? देखो विकास किसको कहते हैं? कि विकास कहते हैं हर गरीब को पानी मिले, घर मिले, रोजी रोटी मिले, बराबर ना। आज इंडस्ट्री की जो हालत है ना, एक बार तो हमको कहा जाता है कि यार इंडस्ट्री को हम लोग और बड़ी करो, इंडस्ट्री को और ज़्यादा आना चाहिए। दूसरे आप इंडस्ट्री को चलने देते हो क्या? अरे इंडस्ट्री को चलने तो दो, रोज नए कानून आते हैं। अच्छा आज आप सोचो, हमारी इंडस्ट्रियाँ जो हैं
क्योंकि तारापुर इंडस्ट्री जो है ना पूरे महाराष्ट्र की नंबर 1 इंडस्ट्री है तारापुर इंडस्ट्री। और जितनी यहाँ तकलीफ है ना, मुझे लगता है कहीं इंडस्ट्री में तकलीफ नहीं है। अब क्यों है उसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। कौन लोग हैं जो चलने नहीं दे रहे और जो लोग तकलीफ दे रहे हैं? और यार कहते हैं ना कि भूत प्रेतों का नाम नहीं होते हैं, वही तो है ना जो नहीं चलने दे रहे हैं। चले सब तो बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड, पर वेरी गुड के साथ तो दूसरा गुड भी तो है ना। अच्छा ठीक है, चलिए आप नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि आप लोग जो कंपनी के लोग हैं या इंडस्ट्री लोग के लोग हैं, उनको किस तरह की तकलीफें आ रही हैं और किस तरह की तकलीफें दी जा रही हैं, क्या रुकावट आ रहा है उनके तो रास्ते? देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो टेक्निकल भी है और हमारी ज़रूरत भी है। एक केमिकल जो जॉन बनाया है यहाँ, देखिए MIDC जब बनी ना तो इन्होंने एक जॉन बनाया, एक MIDC जॉन बनाया, टेक्सटाइल बनाया, एक इंजीनियरिंग जॉन बनाया, एक इन्होंने केमिकल जॉन बनाया, एक फार्मास्यूटिकल जॉन बनाया, ऐसा करके इन्होंने जॉन बनाया। जब जॉन बनाया तो उसके अंदर इंडस्ट्री डाली। अब एक MPCB का लॉ है, एक है लॉ क्या कहता है कि ऐसा इंडस्ट्री को प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है, लॉ ये कहता है, उनका गैजेट भी है, सब कुछ है। अब जो चीज़ हो नहीं सकती है उसको कहा जाता है तुमको करनी पड़ेगी, तो कैसे करेगा आदमी, कैसे करेगा? दूसरी बात, एक होता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस। इन्वायरमेंट क्लियरेंस क्या होता है कि भाई हम यहाँ फैक्ट्री डाल रहे हैं, यहाँ इस फ्लो से हमको इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम उसको लेने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीने, 8 महीने, साल 2 साल भी आते हैं, और कई बार तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कि आपकी इंडस्ट्री है छोटी सी, अब आपको डालना अच्छा प्रोजेक्ट, आप बोलते हैं इन्वायरमेंट चाहिए, उसमें 40% तो तुमको बोलते हैं जगह में अब गार्डन बनाओ। 40% अगर आप गार्डन बना लोगे तो आप फैक्ट्री कहाँ डालोगे, पहली बात। और दूसरा, उसको लेने के लिए 4 जूते घिस जाएंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट मिलता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस ही आप नहीं दोगे तो इंडस्ट्री आएगी कैसे? इसलिए कौन जवाबदार है? इसलिए तो सरकार जवाबदार है। हमने ये बात तो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी बोली, साहब इसको हमारे लिए कुछ कीजिए आप, और उन्होंने वायदा किया था इसमें देखेंगे, अभी तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, MIDC की बात होती है अगर तारापुर, तो कहीं तो देखा जाए तो प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे फैला हुआ है, बार बार आसपास के गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देता हूँ, अगर आसपास के गांव के लोग जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर कंपनी का क्या करेंगे? एक बात मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आप कभी ट्रेन में वापी गए क्या? वापी क्रॉस किया क्या कभी? वहाँ से आप क्रॉस करोगे ना तो रोड पे मालूम पड़ेगा कि केमिकल वापी आ गया, इतनी बदबू आएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप तारापुर में किसी भी फैक्ट्री के सामने खड़े हो जाओ, आपको अगर स्मेल आ जाए तो आपका जूता मेरा सर, तो पोल्यूशन कहाँ है ज़्यादा बताओ। तो मतलब आपका कहना है कि वाकई में प्रदूषण ज़्यादा है? मैं अभी दूसरी बात मैं और बताता हूँ, जितनी तारापुर के इंडस्ट्री एरिया के आसपास में जितनी ज़्यादा हरियाली है, आप वहाँ जाके मुझे हरियाली दिखा दो। जहाँ हरियाली होगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ क्या हो गया, कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक हवा बना दिया है। पोल्यूशन नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ, पर इतना नहीं है कि इंडस्ट्री यहाँ जितना केयर करती है हमारी जो टीमा इंडस्ट्री, टीमा की जो एसोसिएशन है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो ये सब उसके लिए हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्लांट हमारे यहाँ है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हमारे यहाँ है। बट क्वेश्चन हो जाता है क्यों? अब क्यों का जवाब बहुत है, पर क्यों का जवाब देने से बहुत कुछ क्यों निकलते हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर देखा जाए, आप बोलते हैं यहाँ पे प्रदूषण नहीं है ना के बराबर, लेकिन MIDC के आसपास के जो भी नदी नाले खाड़ी जो भी देखे, जो भी पानी के सोर्स हैं, वहाँ पे देखा जाए तो केमिकल की वजह से पानी के साथ कलर चेंज है, उसमें ना कोई नहा सकता है ना कोई जा सकता है। तो क्या कहेंगे, फिर वो केमिकल कहाँ से आता पानी और कहाँ से आता है? बहुत अच्छी बात आपने की। आप ये बताओ, MIDC एरिया है, उसके पास दूसरा भी जगह है जहाँ पर MIDC को छोड़ के साइड में भी प्लांट आ रहे हैं कई लोग के, जो अंदर जो ग्राम पंचायत के एरिया में आते हैं। उसका पानी कहाँ जाता है? उसका भी समुद्र में जाता है ना। कहाँ से जाता है? उसी लाइन से जाता है ना। दूसरी बात, बहुत बार मच्छी मरती हैं,
ये दुख की बात है। मच्छी मरना एक बहुत बड़े दुख की बात है। हम लोगों ने इतना ट्राई किया है कि कल से कि कैसे भी करके ये हमारा पोल्यूशन रुकना चाहिए, पर यहाँ काफ़ी माफिया लोग हैं, जिसको बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं जमीन माफिया। ये अब वो कौन है वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तो आपका कहने का मतलब केमिकल माफिया है। केमिकल माफिया भी हो सकते हैं, वो वाटर माफिया भी हो सकते हैं, वो कोई भी माफिया हो सकते हैं। कि आपने कितनी भी कोशिश कर लो, किसी कंपनी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग आपको कैमरे में नहीं बता सकते। तारापुर इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। इसको अगर सपोर्ट दी जाए, इसको ध्यान से रखा जाए, तो ये अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, अच्छा नाम दे सकती है। आपने देखा होगा हर बुरे वक्त में ये MIDC काम आती है। अब जब आपका ये था, क्या नाम बोलते हैं, कोरोना का टाइम था, आप देखिए इंडस्ट्री ने कितनी हेल्प की। मेरा जो हम लोग जो ओटीमा हॉस्पिटल चला रहे थे, उसमें हमने सबका फ्री इलाज किया, कोई पैसा नहीं लिया। उसमें एक भी डेथ हमने उन्हें होने नहीं दी। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो यहाँ के सांसद राजेंद्र गावित जी हैं, वो पहले यहाँ राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, अभी सांसद भी हैं, तो उनके कामकाज को आप किस नज़र से देखते हैं? यार मुझसे क्यों करवा रहे हो आप? ये राजनीति वालों से करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। गावित जी बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, समझे। दूसरा, मैं तो गावित जी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ी बहुत भी अगर भगवान ने दिया है, तो आप एक बार तो आदिवासी के देश में जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कुछ तो आप MP हो, आपकी ताकत है, आप वहाँ क्वेश्चन उठा सकते हो। आप इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन उठाते हो तो एक बार वहाँ पे मिनिस्टर को तो उठाओ कि भैया हमारे आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो आप? एक इतनी तो हिम्मत रखो। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो MP का फायदा क्या? आदिवासियों को आज इतने, आप कहीं भी चले जाओ, चलो, आदिवासी की हालत कितनी खराब है। आप वो मिनिस्टर हैं, मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, अच्छे रिलेशन है। इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने 2 बार वहाँ क्वेश्चन उठाया है, बराबर है। अरे भाई आप आदिवासी मिनिस्टर, तो आदिवासी के लिए काम तो क्यों नहीं करो? थोड़ा आदिवासी बन के काम तो करो। आज वो उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, आपने एक वर्ड नहीं बोला। हमें तो किसने होता है कि हम आदिवासियों ने काम करते हैं और हमारे बच्चे के ऊपर वो ऐसा कर रहा है, तो हमको तो रोना है। 2 दिन में सो नहीं पाया उसके लिए। अभी वो आदिवासी मिनिस्टर है, उसको उठाया, अंदर कर दिया। अरे कल तुमको भी अंदर हो जाओगे तुम। जिस दिन तुमने बोल दिया हमको यहाँ नहीं रहना, तुम भी अंदर जाओगे। सर, आपको लगता है कि वो जिस समाज से आते हैं और जिस समाज के नाम पे वो चुन के जाते हैं और जो समाज उन्हें चुनकर भेजता है, क्योंकि ये देखा जाए तो पालघर आदिवासी बहुल एरिया है, तो जो पालघर जिले में बसने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं, तो इन आदिवासी समाज के लिए राजेंद्र गावित कुछ नहीं करते? देखो, कुछ करते नहीं करते हो तो मुझे नहीं मालूम, समझे। क्योंकि हम तो आज तक जहाँ जहाँ आदिवासी में गए हैं, मैंने ये देखा है कि बेचारों की बहुत बुरी हालत है, और मैं आपको एविडेंस दिखा सकता हूँ। अब वो करते हैं नहीं करते, उसमें मैं कमिटमेंट कैसे करूँ? वो मेरा कमिटमेंट नहीं है, वो उनको भी तो कोई ऑब्जर्व करता होगा ना मिनिस्ट्री में, वो देखे क्या कर रहा है। हम तो ये जानते हैं कि आज हम जब आदिवासी ग्राउंड पे जाते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। ना स्कूल अच्छे हैं, ना पानी की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है, ना जो जवान बच्चे हैं उनको नहाने की सुविधा है। सबसे बड़ी बात, जवान बच्चे के नंबर 2 के जाने की, स्कूल में जाते पढ़ते हैं, ना उनके नहाने की सुविधा, ना उनके नंबर 2 जाने की सुविधा। तो आपने क्या किया फिर? काम ये नहीं होता है कि आपने यहाँ से चंदा इकट्ठा किया, वहाँ से चंदा इकट्ठा किया, कुछ बना दिया। काम ये होता है कि जो आपके फंड हैं, आपने फंड कौन से डिस्ट्रिक्ट को ऊपर लेके आए। हमें जवाहर आपने पकड़ा है, जवाहर आदिवासी है पूरा, बुखारा है, जवाहर है, बुखारा है, ये बड़े बड़े जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ आप एक जगह लेते हो, एक गांव को तो एस्टेब्लिश करके दिखाओ कि भाई ये गांव है, ये मैंने किया है, आप देखो इसकी हालत कैसी अच्छी है। एक गांव तो बता दो मुझे। लेकिन आदिवासी समाज की जो बदहाली है, बराबर है, तो
तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? और दूसरी सवाल कि देखा जाए जो राज्य का किसी भी राज्य का जो फंड आता है, मुझे लगता है महाराष्ट्र के राज्य के फंड करें तो सबसे ज़्यादा जो फंड है राज्य का वो आदिवासी समाज के नाम पे ही सबसे ज़्यादा फंड दिया जाता है। उतना फंड मिलने के बाद भी उसका जवाबदार किसको मानते हैं? मैं सोचता हूँ, मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं सही है गलत है, आई डोंट नो, जितना अपना GDP आता है ना उनका वो निकलता है, GDP होता है वो, उसका 9% आदिवासी समाज के लिए निकलता है। आप बताओ कितने करोड़ रुपए आता होगा यार। अरे उसका यूज़ क्यों नहीं करते वो? अच्छी तरह यूज़ करें तो अगर आदिवासियों का जो फंड है ना वो यूज़ एक्चुअल हो तो आदिवासी समाज कहीं का कहीं चला जाए। और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताता हूँ क्यों आदिवासी समाज पीछे है। आदिवासी समाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को एजुकेट नहीं करते लोग। सरकार तो बहुत सारी स्कूलें चला रही है, आश्रम स्कूल चला रही है, मुफ्त में शिक्षा दे रही है। सर वो 8वीं क्लास पढ़ते हैं, 8 तक उनका स्कूल है सारे। यहाँ तक उन्हें विदेश में भी पढ़ना है, हर चीज उसके लिए भी फंड सरकार देती है। और कितने आदमी विदेश गए जरा निकालो ना आप, विदेश फंड दोगे पर निकालो कितने आदमी फंड गए, वो तो देखो कितने आदमी को फंड दिया वो तो दिखाओ। ये जितने भी स्कूल आते हैं ये 8th क्लास तक है। हम लोगों ने डिमांड किया है कि ये कम से कम 12 तक होने चाहिए। अभी अपने सिंधे साहब आए थे, तो सिंधे साहब ने हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि साहब वो जो शादी का हम लोग कराते हैं उनको 10,000 रुपये मिलता है, आप उनको कम से कम 50,000 करो। पर उन्होंने 20,000 किए, उनके लिए हमने उनको धन्यवाद किया। आज एक बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा, सिंधे साहब जो काम कर रहे हैं ना वो एक क्लास काम है पर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कौन नहीं दे रहा सपोर्ट? अब मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई एनालाइजर थोड़ी नहीं, लेकिन आपको अगर ये पता है कि मतलब जिसके साथ में सत्ता में वो सपोर्ट नहीं कर रही बीजेपी, आपका कहना है? मैं बता रहा हूँ उनका क्या है कि जब हम लोगों ने उनके साथ कहा क्वेश्चन रखे हमने 8-10 जब मीटिंग हमारी हुई थी, वो पहले मिनिस्टर मैंने ऐसे देखे ऑन द स्पॉट उन्होंने बात की, हमने उनको 3-4 प्रॉब्लम बताए, उन्होंने ऑन द स्पॉट बात की सिंधे साहब ने और इमीडिएटली उन्होंने वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की। बट ये जो प्रॉब्लम है जो हमको मैंने बताई पोल्यूशन की, उसमें भी वो अभी तक नहीं कर पाए। अब कभी कभी यहाँ आएंगे तो मैं उनको पूछूंगा साहब ये आपकी एक प्रॉब्लम रह गई है, इसको आप क्या करते हो जरा इसको भी कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आप। अच्छा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने आपके एक सामूहिक सभा में जाहिर आह्वान किया था कि जो आदिवासी समाज की शादी होती है उसे 20,000 रुपया दिया जाएगा। हाँ। और मुझे लगता है इस बात को करीब साल भर होने को, 1 साल होने को आ रहा है। अभी तो हुआ है मई में 1 साल हो जाएगा। हाँ। तो अभी मिलना चालू हुआ है क्या 20,000 रुपया? नहीं, मैंने पता नहीं किया, मैं पता करके आपको बताऊंगा। तो शायद मिल जाना चाहिए क्योंकि पहले 10,000 मिलता था, 20,000 मिल जाना चाहिए। उसमें तो अनाउंसमेंट किया, पता नहीं गजट पास हुआ है कि नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ आपने मेरे को पूछ लिया। मैं जाके जाऊँगा धानु क्योंकि उनके मैं पूछता रहता हूँ कि क्या आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो धानु जाके पता करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा एक महेंद्र सिंह जी थे। नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ हम आपके सामने फिर से पेश होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।